आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ पर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के उन सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आता है कराधान मैथमेटिक्स का। तो ये मैथमेटिक्स की क्लास आपके सामने हम लेकर के हाजिर हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर कराधान के अबाउट। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और यूपी पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी न्यूज़ कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल हमारे स्टडी मोर बाय सौरभ चैनल पे सबसे पहले मिलती रहती है। चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ हो या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ आपको सबसे पहले अगर प्राप्त करनी है तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबा देना है। तो दोस्तों, आपको हम वीडियो स्टार्ट करें और कराधान चैप्टर के अबाउट कुछ बताएं, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन के में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो सकते हैं, जहां पर कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आप अपना पूछ सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो रही तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगी हमारी पूरी टीम आपको उसका बेहतरीन सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मैथमेटिक्स के और अधिक वीडियोज़ को देखने के लिए, इसके पहले के चैप्टर्स को देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा या फिर आप चैनल के वीडियोज़ में चले जाइए, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आइए कराधान चैप्टर के अबाउट हम बात करते हैं। इसमें हम आपको चैप्टर के अबाउट कुछ बताएं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बता दें कि इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से आता है। एक क्वेश्चन आने का मतलब यूपी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये बिहार और झारखंड पॉलिटेक्निक में भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि कराधान का परिचय थोड़ा बहुत समझ लें, उसके बाद इसके अबाउट हम कुछ बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या कहा जाता है कि किसी भी सरकार, चाहे वो केंद्र हो अथवा राज्य, को देश अथवा राज्य चलाने के लिए, मतलब कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, देश की सुरक्षा इत्यादि कार्यों हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है। सरकार इन खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न माध्यमों के जरिए धन की उगाही करती है। कराधान भी सरकार द्वारा धन संग्रह का एक कार्य है जो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन एकत्रित करता है, आवश्यक होता है। भारत में राजस्व विभाग राजस्व से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मामलों में 2 संवैधानिक बोर्डों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से आप क्या समझते हैं कि जो आपका कराधान होता है, ये किसी भी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो, मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो और या फिर चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, के द्वारा आपको हर एक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, देश या राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपसे टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो वही होता है आपका कराधान। देखिए, उसके बाद कराधान, मान लीजिए आपको कोई राशि दे दी जाए, आपको कोई मूल्य दे दिया जाए, उस पर आपको कराधान ज्ञात करना है, आपको टैक्स उस पर ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, उसके चरण हम आपको अब इसमें बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जिस व्यक्ति का आपको निकालना है कि कराधान, उसका कर निकालना है आपको, उसको सबसे पहले आप वित्तीय वर्ष की सकल आय निकाल लीजिए। फिर उसके बाद उसने कितनी मानक स्वीकार्य कटौतियां की है उसका परिकलन आप कर लीजिए। परिकलन का मतलब उसे आप निकाल लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसका कर योग्य आय निकालना है। तो कर योग्य आय कैसे निकलता है, सकल आय माइनस उसकी जो मानक कटौती है और प्लस कटौती योग्य दान जितना है। मतलब सकल आय मतलब जितना उसने वार्षिक उसको प्राप्त हो रहा है, और मानक कटौतियों का मतलब ये आपको जो यहाँ पर हमने बताया कि जो बचत कर रहा है, वो जो दान इत्यादि दे रहा है, वो सब आप घटा दीजिए। फिर जितना राशि आ जाता है वही आपका कर योग्य राशि हो जाता है। फिर आप कर योग्य राशि का दिए गए वर्ष के हिसाब से, मान लीजिए आपको वर्ष दे दिया जाए 2001 और 2, तो आपको 2001 और 2 के अबाउट जो दिया जाता है कर का विवरण, उसी विवरण के हिसाब से आपको उसका कर का निकालना है। फिर उसके बाद कर की छूट के लिए भी कुछ होता है। तो कर की छूट के लिए आपको स्वीकार्य जमा राशि का परिकलन करना है। फिर धारा 88 के अधीन स्वीकार्य कर की छूट का परिकलन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो उसमें टैक्स वो दे रहा है, कर के ऊपर भी आपका एक लगता है शिक्षा कर, मान लीजिए आपको लगा दिया जाता है, जिससे कि उपकर बोला जाता है। तो उपकर अधिकतर 2 या 3% लगाया जाता है। तो ये जितना आयकर उसे देना होता है उसी पर लगता है। तो ये कैसे, इसके प्रत्येक चरण का हम कैसे पालन करेंगे,
इसे हम आपको न्यूमेरिकल्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि किसी महाविद्यालय के प्राचार्यों का वित्तीय वर्ष 2006-07 में रुपये 45,000 मासिक वेतन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको वित्तीय वर्ष दे दिया गया है 2006 और 7, मतलब इसमें जो आयकर का परिकलन होगा वो वित्तीय वर्ष 2006 और 7 के हिसाब से होगा। और इसमें जो ये 45,000 दिया गया है ये मंथली इनकम दी गई है। और आयकर निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका वार्षिक इनकम निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। फिर उन्होंने 7,000 प्रतिमाह का अंशदान भविष्य निधि में किया तथा 9,225 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। उन्होंने 10,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदा। आयकर में छूट के लिए स्वीकार्य अधिकतम धनराशि आपकी 1 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख रुपए तक उसके द्वारा अधिकतम स्वीकार्य राशि है जितने पर कि आयकर नहीं लगता। आयकर की दरें निम्नवत हैं। इसमें कहा गया है कि अगर वर्ग उसका जो एनुअल पेमेंट है वो अगर 1.5 लाख होता है तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा। फिर अगर 1.5 लाख से अधिक है तो कितना अधिक है, 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच तक में जितनी भी राशि अधिक है उस पर आपका 10% लगेगा। फिर अगर 2.5 लाख से अधिक राशि उसको प्राप्त हो रही तो 10,000 प्लस 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच में कितना अधिक राशि है उसका 20% उसमें जोड़ देंगे आप, तो आयकर हो जाएगा उसका। फिर अगर 5 लाख के ऊपर उसकी राशि जा रही है तो 5 लाख के ऊपर जा रही है तो 6, मतलब ये आपका 60,000 प्लस 5 लाख से ऊपर कितनी राशि जा रही है उसका आपको 30% दे आयकर पर देना होता है। और उसके पश्चात आपका 2% शिक्षा कर भी लगाया जाता है। तो प्राचार्यों की आपको इसमें आयकर की कुल राशि ज्ञात करनी है। देखिए, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है 48,000, 48,620 और 48,960, इनमें से कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान दे दीजिए कि पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका मासिक वेतन जो 45,000 दिया गया है इसको आपको एनुअल पेमेंट में, मतलब वार्षिक वेतन में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर एक मंथ में उसे 45,000 मिल रहा है तो एक साल में 45,000 गुणे 12 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5,40,000 उसका वार्षिक पेमेंट हो रहा है। उसके बाद वो बचत कितना कर रहा है, बचत आप देखिए वो क्या कर रहा था, 7,000 जो है, आपको फिर से हम क्वेश्चन में दिखाएंगे कि 7,000 वो प्रतिमाह अंशदान दे रहा था। तो 7,000 वो प्रतिमाह दे रहा था तो इसका भी वार्षिक आप निकाल लेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे। और फिर आपको क्या कर रहा था, 9,225 आपका वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान में वो लगा रहा था। और फिर उसने 10,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदा था। तो देखिए आइए कितना वो बचत कर रहा है। तो 7,000 भविष्य निधि का और 7,000 गुणे 12 ये आपका वार्षिक हो गया, और 9,225 LIC का, 10,000 का बचत पत्र, मतलब ये टोटल हो जाता है आपका 1,03,225 रुपये वो बचत कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में आप देखिए कि आयकर से छूट के लिए स्वीकार्य अधिकतम धनराशि इस पे कितना है, बचत जो हो रही 1 लाख रुपए, बट ये राशि कितना है 1 लाख, यहाँ पर आप देखिए 1,03,225 रुपये है। तो मतलब उसको छूट कितनी राशि पर मिलनी है, छूट केवल उसको 1 लाख की राशि पर ही मिलनी है। तो उसका जो कर योग्य अब राशि हो जाएगी 5,40,000 माइनस 1 लाख, 1 लाख चूँकि वो जितना उसको छूट मिलनी है बचत पे, तो 5,40,000 माइनस 1 लाख और प्लस 3,225, चूँकि 10,000 1,03,225 रुपये वो टोटल बचा रहा था और उसको बचाना केवल कितना था, 1 लाख तक बचाना था, इसलिए 3,225 रुपये जो है ये भी आयकर में सम्मिलित तो हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5,40,000 माइनस 1 लाख प्लस 3,225 पर अब उसको कर भुगतान करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाता है 4,43,225 पर अब उसे आयकर देना है। 4 लाख, यहाँ से फिर देखिए 4,43,225 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 4,43,225 जो आ रहा है किस श्रेणी में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2.5 लाख से जितनी भी ऊपर राशि है 50,000 तक में, इसमें आपको आ रहा है कि 10,000 प्लस 2.5 लाख से 5 लाख तक की अधिक राशि का आपको 20% देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा उसी श्रेणी में आ रहा है। तो 2.5 लाख के ऊपर ये जितना भी होगा
सबसे पहले तो 10,000 आप लिख देंगे, मतलब 10,000 उसको देना ही देना है। 10,000 प्लस 2.5 लाख से ये कितना अधिक है, तो इसमें आप 2.5 लाख जब घटा देंगे तो उतने का जितना आपका आ रहा है उसका 20% इसमें देना होगा, जो कि ऐड हो जाएगा। तो 10,000 प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,93,225। अब आपको इस 1,93,225 का 20% देना है। जब आप इसका 20% निकाल लेंगे तो आपका आ जाता है 10,000 प्लस 38,645, मतलब अब आपका आ गया 48,665। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि 48,625 उसका आयकर हो गया। फिर से हम क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में आपको हम फिर से दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2% शिक्षा उपकर भी लगता है। और हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि उपकर जो होता है वो आयकर पर लगता है, जितना उसको आयकर देना है उसी पर आपका उपकर लगेगा। तो उसको आयकर देना कितना है, यहाँ पर आप देखिए 48,645 रुपये। अब आप इसका 2% निकाल करके इसमें ऐड कर देंगे तो उतना ही उसको अब आप आयकर देना पड़ेगा। तो 48,645 प्लस 48,645 का 2% शिक्षा उपकर, तो ये आपका आ जाएगा 972.9 रुपये, मतलब ये रुपए में आ जाएगा। फिर आप जब इसे 1 रुपये के निकटतम में जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 49,617 रुपये। मतलब आप इसे 1 रुपये चाहे आप यहाँ पर 90 पैसे माने या न माने, इसी में एक कम या ज़्यादा आ सकता है। मतलब आपका आंसर कितना आएगा 49,617 रुपये उसे आयकर देना है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, आपको 49,000 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसे जितनी राशि यहाँ पर दी गई है उतना कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसे आयकर जो है वो 49,17 रुपये चुकता करने हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आपको जहां भी डाउट हो आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं पूछते, अभी सस्पेंस आप बना के रखते हैं, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एक भारतवर्ष के विशिष्ट निवासी जिसकी जन्मतिथि 15 फरवरी 1932 है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट सीमा होगी। आपको इसमें आयकर के अंतर्गत छूट की अधिनियम सीमा ज्ञात करनी है, जबकि वित्तीय वर्ष कितना है, वित्तीय वर्ष 2011-12 के अकॉर्डिंग इसमें ध्यान देना है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अधिकतर 2011-12 पर आधारित आपका क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा बिल्कुल आसानी सा क्वेश्चन जिसमें आप केवल देख करके ही बता सकते हैं। इस ऐसे तरह के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप 4 नंबर आसानी के साथ क्लियर कर जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एक भारतवर्ष के विशिष्ट निवासी जिसकी जन्मतिथि 15 फरवरी 1932 है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट सीमा होगी 2.5 लाख, 1,90,000, 5 लाख, 1,80,000। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, पहले आप समझिए इसका कॉन्सेप्ट। इसमें आपको आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो वरिष्ठ नागरिक है, यदि जिसकी आयु न्यूनतम 60 वर्ष और अधिकतम 79 वर्ष हो, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आयु निकालनी पड़ेगी। तो देखिए आपको 15 फरवरी 1932 दिया गया है और आपको कहाँ तक लेके आना है, 2011-12 तक उसकी आयु निकालनी है। मतलब 2011 तक जब आप निकालेंगे तो उसकी जो आयु होगी वो आप निकालिए पहले। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु न्यूनतम 60 वर्ष और अधिकतम 79 वर्ष के लिए छूट सीमा क्या होती है, 2.5 लाख रुपए होती है। जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक व्यक्ति के लिए आयकर की छूट सीमा जो होती है वो 5 लाख रुपए वार्षिक होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहीं से आपको समझ लेना है, बिल्कुल यहीं से क्लियर हो जाएगा कि अगर व्यक्ति 60 से 79 वर्ष के बीच में है तो उसकी जो आयकर की छूट की सीमा होगी वो 2.5 लाख होगी, और अगर 80 वर्ष से अधिक है तो उसकी आयकर की सीमा 5 लाख से अधिक रुपए पर छूट मिल सकती है। अब चूंकि प्रश्न में जो व्यक्ति दिया गया है उसकी आयु वित्तीय वर्ष 2011-12 तक ज्ञात करनी है, जब आप आयु निकालेंगे तो आपकी आयु कितनी आएगी, 79 वर्ष आएगी। तब 79 वर्ष की आयु सीमा आप यहाँ पर देखिए 60 से 79 वर्ष तक किस सीमा में जा रहा है, 2.5 लाख में जा रहा है। अगर वो 80 वर्ष का हो जाता या उससे अधिक का होता तो 5 लाख तक उसे छूट मिलती, लेकिन वो 79 वर्ष का है इसलिए उसे कितने पे छूट मिलेगी, 2.5 लाख पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2.5 लाख। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको कराधान पर देते हैं, आप इस क्वेश्चन को करिए, लगाइए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मोहन एक राज्य का कर्मचारी है, उसे वित्तीय वर्ष 2001-2 में निम्नलिखित मासिक प्राप्तियां मिलती हैं।
मूल वेतन उसका 15,000 है। महंगाई भत्ता उसका मूल वेतन का 43% है। मकान किराया भत्ता 1,200 रुपये है। नगर प्रतिकार भत्ता आपका 150 रुपये है। वह अपने स्वामित्व के मकान में रहता है तथा वर्ष 2001-2 में निम्नलिखित बचतें करता है। भारतीय जीवन बीमा मतलब LIC में देता है वो 80G के तहत 10,000 रुपये, और फिर भविष्य निधि में देता है मतलब फ्यूचर फंड में वो देता है 18,000 रुपये, और फिर ये जो ICICI ब्रांड में आप वो देता है 20,000 रुपये। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है वो 12,000 रुपये का। तब आपको उसके द्वारा देय आयकर की गणना करनी है। तो देय आयकर की गणना आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से बताना है कि उसको कितना आयकर देना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको करके इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको हमारे कमेंट में बता देना है अगर आप बताना चाहते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। इसमें हम आपको बता दें कि उसका जो वार्षिक पेमेंट होगा वो 15,000 गुणे मतलब आप सबसे पहले एक मंथ का निकाल लीजिए, तो 15,000 प्लस 15,000 का 43% प्लस 1,200 प्लस 150 आप इसको ऐड कर लेंगे तो जो आएगा वो आपका एक मंथ का पेमेंट होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप 12 मंथ का पेमेंट निकाल सकते हैं। तो फटाक से इस क्वेश्चन को करिए और हमें कमेंट में बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।